नमस्कार, स्वागत अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आजकल ना तो डबल द स्पीड और ट्रिपल द इकोनॉमी का ज्ञान दे रहे हैं और ना ही वह विकास की बातें कर रहे हैं। उन्होंने मेट्रो स्टेशन और एक्सप्रेसवे पर भी बयान देना लगभग बंद कर दिया है। अखिलेश यादव सपा कार्यकर्ताओं से अब तिरंगा बांटने की अपील कर रहे हैं। वह खुद 9 अगस्त से पदयात्रा निकालने वाले हैं। बदले हालात में सपा सुप्रीमो ने खुद को क्या बदलने की कोशिश की है? वह अब मुद्दों को बदलना चाह रहे हैं। उनकी इस चाहत को क्या डर का नाम दिया जा सकता है? क्योंकि 2 दशक पहले बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म डर में भी नायक की चाहत साफ दिखाई दी थी। चुनावी हार के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति बदल दी है, ऐसा लगता है। बदलाव का कारण क्या ईडी की गुगली है या फिर वक्त की मांग? क्योंकि बंगाल से लेकर महाराष्ट्र और झारखंड से लेकर दिल्ली तक विपक्ष को अगर कुछ मिल रहा है तो वह है अशुभ समाचार। अखिलेश यादव विपक्ष में रहते हुए ऐसे किसी भी अशुभ समाचार से बचना चाह रहे हैं या घेराबंदी से बचना चाह रहे हैं जो उन्हें विचलित कर दे। शायद यही कारण है कि उन्होंने अपनी रणनीति और नीति बदल दी है और राष्ट्रवाद की पिच पर वह 2-2 हाथ करने के लिए निकल पड़े हैं। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह को अपने पूरे राजनीतिक जीवन भर सीबीआई से डर लगता रहा। मुलायम सिंह यादव और उनके कुनबे पर आय से अधिक संपत्ति के केस भी दर्ज हुए, उनकी फाइल भी बनी और वह कांग्रेस को लगातार आरोपित करते रहे। कांग्रेस उन्हें परेशान करती रही, लेकिन वह कभी भी इस तरह के किसी आरोप में जेल नहीं गए। नए इंडिया में राजनेता सीबीआई से नहीं बल्कि ईडी से डरते हुए दिखाई दे रहे हैं और यह डर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव में भी दिख रहा है। मंथन में आज बहुत सारी बातों की हम चर्चा करेंगे। हम महाराष्ट्र की भी बात करेंगे, हम बंगाल की भी बात करेंगे, ममता दीदी की भी बात करेंगे, महंगाई पर संसद में हंगामे की भी बात करेंगे। लेकिन मंथन का मुखड़ा लौट कर अखिलेश राष्ट्रवाद को आए। तो जैसा कि हमने बताया आपको कि कुल मिलाकर ये स्थिति बनी, लौट कर अखिलेश राष्ट्रवाद को आए। ये मंथन का आज हमने मुखड़ा रखा है। अब मोटे मोटे तौर पर अगर देख लें तो कुछ राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, लेकिन इन घटनाक्रम में ईडी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती नजर आ रही। संजय राउत लगातार बयान दे रहे थे, लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। अब वो खुद कटघरे में है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि लाउड स्पीकर बंद हो गया। शिंदे की गिरफ्तारी के बाद, माफ कीजिएगा, राउत की गिरफ्तारी के बाद शिंदे का यह बयान आया कि अब लाउड स्पीकर बंद हो गया। अरे भाई कोई ठीक करो। अरे अब यह ठीक नहीं हो सकता। लो, रात 8 बजे अब लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। ये चुटकी है संजय राउत की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और खुद अब शिवसेना पर दावा कर रहे एकनाथ शिंदे ने। ये पूरा घटनाक्रम है। ये तस्वीरें हैं उस वक्त की जब संजय राउत गिरफ्तार हुए थे। ये जो रेफरेंसेस हम ले रहे हैं, जो मुख्य मुद्दा तो राष्ट्रवाद पर अखिलेश की बात करेंगे, लेकिन ये रेफरेंसेस हम इसलिए ले रहे हैं कि चारों तरफ से अब वो चीजें दिख रही हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मर जाऊंगा लेकिन गुलामी नहीं करूंगा। किसकी गुलामी नहीं करेंगे? किसकी तरफ उनका इशारा है? बड़ी
कसमकस वाली स्थिति है भारत की राजनीति में, खासतौर पर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बंगाल और झारखंड। इन 4 राज्यों में उथल पुथल हलचल मची हुई है। कहा जाता है कि झारखंड की चुनी हुई सरकार गिराने के लिए कांग्रेस के एमएलए का सहारा लिया जा रहा था। 3 एमएलए रंगे हाथ पकड़े गए पैसों के समेत, और 5 और एमएलए इस पूरे कांड में शामिल थे। कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ऑपरेशन लोटस के तहत सोरेन की सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे। ईडी मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। लगातार इसको लेकर बवाल हुआ। आज राज्यसभा में शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने नोटिस दिया चर्चा कराने के लिए सभापति को कि वो चर्चा कराएं कि ईडी का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है। इस तरीके के पूरे घटनाक्रम है। बंगाल में भी जिस तरीके से मुखर्जी दादा गिरफ्तार हुए, चटर्जी, पूरा जो कॉम्बिनेशन, जो पार्थ चटर्जी और उनकी जो महिला मित्रों को लेकर जो उजागर हुए घटनाक्रम, और लगातार जो एक के बाद एक खुलासे हुए, उसके बाद बंगालवादी दीदी भी सकते में आ गई हैं। एक जगह तो कहीं हमने पढ़ा था कि वो कह रही हैं कि मुझे अगर पता होता तो मैं ईडी से पहले कार्रवाई कर देती। वो ईडी की कार्रवाई को जायज़ ठहरा रही। दीदी ये भी कहती सुनी गई कि अगर उन्हें पता होता कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही तो वो अपना प्रत्याशी नहीं उतारती। उपराष्ट्रपति से जो प्रत्याशी मार्गरेट अल्वा आई हैं, उनका वो समर्थन नहीं कर रहे हैं। समर्थन एक तरीके से वापस ले लिया उन्होंने। ये बहुत सारे घटनाक्रम में जो इशारा करते हैं। तो क्या दीदी की भी बोलती बंद हो गई? क्या अखिलेश भी राष्ट्रवाद की राह पर चल रहे? राष्ट्रवाद पर चलना बहुत अच्छी बात है भाई, जो राष्ट्रवादी है वो राष्ट्र प्रेमी है। लेकिन यहां हम किसी और राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। राष्ट्रवादी हम सबको होना चाहिए, क्योंकि जो भी भारत से प्रेम करते हैं, अपने मादरे वतन से प्रेम करते हैं, वो सब राष्ट्रवादी हैं। लेकिन ये अखिलेश किसी खास राष्ट्रवाद पर चल रहे हैं। और इधर हमारे वरिष्ठ सहयोगी शबी हैदर ने जो जानकारी हमें दी कि इधर अखिलेश यादव अब कोई क्रेडिट नहीं ले रहे हैं कि भाई ये पुल हमने बनवाया, ये मेट्रो हमने बनवाई, ये एक्सप्रेस वे हमने बनवाया। अब इधर ये भी करते नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे इसके पीछे चर्चाएं हैं। लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि साथियों के साथ छोड़ देने से, गठबंधन के साथियों के साथ छोड़ देने से अखिलेश यादव खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। मुलायम सिंह की अब उम्र हो गई है, वो शिथिल पड़ गए हैं, वो साथ खड़े नहीं हो सकते। और पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं जो अगर अखिलेश के साथ खुदा न खास्ता कोई बात हो गई तो वो बाहर रहकर पार्टी को जिंदा रख सके, ऐसा कहीं दिख नहीं रहा। तो कुल मिलाकर बहुत फूंक फूंक कर अखिलेश यादव कदम रख रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। देश के जाने माने संपादक आलोक भदौरिया जी जुड़ गए हैं। भदौरिया जी, बहुत स्वागत आपका। उत्तर प्रदेश की राजनीति को लगभग 45-50 वर्षों से देख रहे बहुत वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक अजय कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय कुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत आभार। हमारे वरिष्ठ सहयोगी और राजनीतिक संपादक शबी हैदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शबी हैदर, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप एक तरह तरह के एंगल लाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सारे मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। शबी हैदर के पास जाएंगे। शबी हैदर, अखिलेश यादव इधर कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। आप मुझे बता रहे थे अभी कि वो राष्ट्रवाद की राह पर चल पड़े हैं। जरा दर्शकों को समझाइए। अच्छी बात है राष्ट्रवाद पर चलना, आप किस राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे? बिल्कुल सर, देखिए, हमारे देश के लिए, हम सब के लिए, हम सब अमृतकाल में चल रहे हैं और सरकार की जो बहुत सारी योजनाएं हैं उन योजनाओं का सब लाभ ले रहे हैं। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, तो ये विश्व काल है। अखिलेश यादव जी के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को बचाकर रख कर ले जाने की।
दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है खुद को उत्तर प्रदेश की राजनीति में जमाए रखने की, और तीसरी जो सबसे बड़ी उनके सामने चुनौती है वो उत्तर प्रदेश में राजनीति में कम बैक करने की। क्योंकि उत्तर लगातार जो है वो, अगर हम 2014 से बात करें और 2022 तक के चुनाव की बात करें, 3 बड़े चुनाव अखिलेश यादव हारे हैं। उनके जो दोस्त थे जिनके कंधों पर उन्होंने जो है वो सहारा लेकर चुनाव लड़े थे, वो सब उनको टाटा बाय बाय कर चुके हैं। चाचा बड़ी मुश्किल से आए थे, वो भी जा चुके हैं। नए साथी, अब मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई नया तेवर, नए कलेवर के साथ कोई उनके साथ इस तरीके का कोई कोलैबोरेशन जो है वो होगा। अब जब चुनाव होंगे, कैसी स्थिति परिस्थिति बनेगी, उस वक्त क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो 1.5 से 2 साल का एक लंबा काल है, इस काल में खुद को बचा के रखना है, पार्टी को आगे ले जा के रखना है, और शायद यही सब वो कारण है जिसकी वजह से अखिलेश यादव ने अपना जो मोटो है, अपना जो राजनीति करने का अब तक जो जिस तरीके की वो राजनीति करते थे, उनको बदलने की कोशिश की है। 9 तारीख से जो है वो अगस्त क्रांति की शुरुआत होती है। उस क्रांति दिवस से अखिलेश यादव पदयात्रा करेंगे। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो झंडे बांटें, तिरंगा बांटें। तो क्या ये माना जाए कि अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी की जिस पिच पर जो उनको बैटिंग कराना चाहती है, उस पिच पर वो बैटिंग करने के लिए तैयार हो गए? विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है। अगर हम इस चुनाव की बात करें तो ऐसी बहुत सारी लोकसभा चुनाव भरे हाल हैं अखिलेश यादव जी, लेकिन ऐसी बहुत सारी लोकसभा सीटें हैं जहां से उन्होंने जो है वो सीधे तौर पर चुनौती दी है। और शायद यही जो अंकों का गणित है, जो मैक्रो एनालिसिस है, जो रणनीतिकार और जो सूक्ष्म रणनीतिकार हैं, वो जो मैक्रो एनालिसिस कर रहे हैं, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने बहुत सारी जगहों पर बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। और शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना होमवर्क शुरू किया है, और वो चाहे राजभर हों, चाहे शिवपाल जी हों, चाहे दूसरे सारे नेताओं हों, उन सबको अखिलेश यादव जी से दूर करने की कोशिशों में है। मैं अगर यहाँ पर मुलायम सिंह यादव जी की बात ना करूँ सर, तो ये पूरी जो बात है ये अधूरी सी लगेगी। मुझे याद आता है कि जब कभी भी नेताजी ने अपनी चुनावी रैली का श्री गणेश किया हो, लखीमपुर खीरी से वो श्री गणेश करते थे और कांग्रेस को कोसते थे और कहते थे कि कांग्रेस सीबीआई के ज़रिए हमारी सरकार को गिराना चाहती है। अगर वो मुख्यमंत्री रहते थे तो कहते थे कि सीबीआई का हमें डर दिखाकर हमको डराया जा रहा है। ये मैं कोई वैसी बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब ऑन द रिकॉर्ड बातें हैं, इसके टेप मौजूद हैं, उनके भाषणों के सारे अंश है जिसमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी कि जब वो बोलना शुरू करते थे सीबीआई से बोलना शुरू करते थे, और जब बात ख़त्म करते थे कांग्रेस पे बात ख़त्म होती थी। लेकिन ये नेताजी का कौशल था, ये उनका एक राजनीतिक सूझबूझ थी कि उन्होंने न सिर्फ अपनी सरकारों को बचा के रखा, बल्कि हल्ला भी बोला, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर वो सामने भी आए। उन्होंने जो समाजवादी पार्टी का मूल स्लोगन था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतज़ार नहीं करती हैं, उस चीज़ को सिद्ध करके दिखाया, उस चीज़ को जिया है। लेकिन जो मौजूदा समाजवादी पार्टी है उसके सामने अलग जो हैं चुनौतियां हैं, अलग तरीके की राजनीतिक पिच पर राजनीति करनी पड़ रही है। और इन सब चीज़ों को देखकर शायद समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों ने ये सोचा है कि अगर जिंदा रहेंगे तो 5 साल इंतज़ार भी कर लेंगे और आगे की राजनीति भी कर लेंगे। ठीक, सभी बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से सभी हैदर ने समझाया। इस बीच हमारे 2 मेहमान भी जुड़ गए हैं जिनका मैं तारुफ उस समय अच्छे तरीके से नहीं करा पाया था, माफ़ी के साथ में अनिल झा साहब का स्वागत करता हूं। बहुत धन्यवाद अनिल झा साहब। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत ही प्रखर प्रवक्ता ज्ञानेश्वर द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेश्वर जी बहुत धन्यवाद और बहुत आभार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल झा जी, राष्ट्रवाद पर अखिलेश जी आ गए हैं। सभी हैदर जिस बात का जिक्र कर रहे हैं अच्छी बात है, हम सबको राष्ट्रवादी होना चाहिए, लेकिन ये जो अलख सबसे पहले राष्ट्रवाद जगाई तो भारतीय जनता पार्टी ने जगाई। अच्छी बात है, उसका अनुसरण कर रहे हैं आपके पार्टी के अध्यक्ष जी। कहीं ऐसा तो नहीं, कोई दबाव तो नहीं महसूस कर रहे हैं अनिल जी? क्योंकि जिस तरीके से ममता जी बैकफुट पर हैं, शिवसेना की गति आपने देखी, लगातार संजय राउत आरोप लगा रहे थे कि ईडी परेशान कर या अंदर हो गए वो। इसी तरीके से अब इधर अखिलेश जी का कहीं कोई बयान या किस तरह की चीज़ें नहीं आ रही। पता चला कि 9 अगस्त से अगस्त क्रांति के दिन वो निकलेंगे, यात्राएं निकालेंगे। अच्छी बात है, सभी को हम सबको इकट्ठा होकर चलना चाहिए, लेकिन ये कहीं डिफेंसिव रणनीति तो नहीं अनिल झा? चौहान साहब,
सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने डिबेट में आज हमको आपने बुलाया, इसके लिए मैं आपके चैनल और आपको बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। रही बात राष्ट्रवाद की, तो मेरा और मेरी पार्टी दोनों का ये मानना है कि इस देश में, हिंदुस्तान में पैदा होने वाले, रहने वाले हर वो शख्स, हर वो इंसान, चाहे वो किसी भी जात धर्म से ताल्लुक रखता हो, सब राष्ट्रवादी हैं और धर्म, अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि हम लोगों ने कभी राजनीति में धर्म और राष्ट्र को नहीं, बात राष्ट्रवाद को लेकर नहीं आए, जिसको छद्म राष्ट्रवाद कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस राष्ट्रवाद की बात करती है वो छद्म राष्ट्रवाद, आप भी जानते हैं उस चीज को। राष्ट्रवाद का मतलब होता क्या है? राष्ट्रवाद का मतलब जो हम लोग समझते हैं कि किसी भी देश में, जिस देश में हम रहते हो, एक आम इंसान ऊपर से नीचे पायदान पे उनको जरूरत की चीजें, जो मूलभूत सुविधाएं हो वो उसको मिले, जो न्याय हो वो उसको मिले। आज हो क्या रहा है इस देश में? बहुत से लोग आए, 15-15 साल मुख्यमंत्री रहे, 60 साल से देश को कोस रहे हैं, 7 साल से सिस्टम में बैठे हैं, सारा सब कुछ जनता ने भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया इस देश के सरकार को, लेकिन मिल क्या रहा है देश को, जनता को? रही बात, आपने कहा कि अखिलेश जी डरे हुए हैं ईडी से, सीबीआई से, नहीं, हम नहीं कह रहे हैं। परिस्थितियां, अनिल जी, परिस्थितियां ऐसी दिख रही हैं। हम बिल्कुल नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि अखिलेश जी बिल्कुल खम ठोक के वो लड़ रहे हैं। हम नहीं कह रहे भाई, बिल्कुल नहीं कह रहे जी। चौहान जी जो भी कह रहे हैं, या एक अवधारणा जैसे बन रही। देखिए, सबसे सवाल क्या है कि अगर आप इस देश में भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी दल नहीं है, तो आप अगर कुछ भी कर रहे हैं तो आप अनैतिक कर रहे हैं, असंवैधानिक कर रहे हैं, देशद्रोह के हिसाब से कर रहे हैं, आप हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं। ये एक अवधारणा बनी हुई है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर अखिलेश जी या समाजवादी पार्टी के नेता या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अगर डरे से हमें होते, किसी भी से, ईडी से, सीबीआई से या सरकार से, तो मोदी जी आज 8वां साल वर्ष, मोदी जी का अमृत वर्ष जो मना रहे हैं देश, उसमें 8वां वर्ष मोदी जी की सरकार का है, और 6वां साल, 5 साल से ऊपर सब 2-3 महीने जो है योगी जी को हो गया। अखिलेश जी तो 2017 में कुर्सी छोड़ चुके थे, और तमाम तरह की इसी मीडिया में, ऐसी सरकार में, ऐसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तमाम आरोप हिंदुस्तान से लेकर लंदन तक जो है अखिलेश जी पे लगाया। और अगर यही ईडी का डर होता अखिलेश जी को, तो 2022 के चुनाव में जिस सच विभाग से हम लोग निकले थे और जिस तरह से उन्होंने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया था, और एक धारणा बन गई थी चुनाव से पहले कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है, वो शायद चौहान साहब नहीं होता। अगर वो डर होता तो सुबह से लेके और शाम से, दिन से लेके और सुबह के 4 बजे तक रथ यात्रा अखिलेश जी जगह जगह नहीं करते। सवाल ये है कि देखिए, हमने अभी आपके जब शुरुआत हुई है तो बहुत सी चीजें आपने चरण पे चल रहा था कि अब वो एक्सप्रेसवे की बात नहीं करते, अब वो पुल की बात नहीं करते। देखिए, हमने जो काम किया, हमने जनता के बीच में 2017 में गए और हमने बताया कि हमने एक्सप्रेसवे बनाया, हमने सड़कें बनवाई, हमने बहुत सारी चीजें करी। लेकिन क्या होता है कि देखिए, अल्टीमेटली जनता भगवान है, मालिक जो है इस प्रदेश का, देश का जनता है, और राजनीति में वोट से सरकार बनती है और सरकार जाती है। तो अगर इस देश को, इस प्रदेश की जनता को लग रहा है कि हम भी राजनीति में धर्म को लेके आए, जो हम अभी तक नहीं ला रहे थे, अगर हम राजनीति में राष्ट्रवाद को लेके आए, जो छद्म राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी की है, तो मैं ये आपके चैनल पे बैठ के बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी एक तो राजनीति में धर्म के को लेके विश्वास नहीं करती है, लेकिन जहां तक तिरंगा यात्रा या झंडा लगाने की बात है, तो देखिए, अगर देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 13 से लेके 17 तक झंडा रोहण किया जाएगा, हर घर में लगाएगा। आज सरकारी ऑफिस से फोन आ रहे हैं कि भाई झंडा खरीदिए, एक झंडे का कीमत 25 रुपया है, आप जमा करिए या ले जाइए। तमाम तरह के व्यापारी, मैं भी किसी संस्थान से जुड़ा हुआ हूं, मेरे पास भी लखनऊ से लेके 5 अगल बगल के 5 जिले से आज फोन आया अधिकारियों के कि आप 100 झंडे मंगवा लीजिए। आएंगे अभी झंडा यात्रा पे आएंगे। चर्चा में चूंकि 2 बहुत वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और ज्ञानेश्वर जी हैं, ज्ञानेश्वर जी को शामिल करते हैं। ज्ञानेश्वर जी, ये अनिल झा कह रहे हैं कि भाई ये छद्म राष्ट्रवाद है, आप लोग छद्म राष्ट्रवादी हैं, लेकिन अखिलेश यादव अब आ गए, आपकी पिच पर आ गए जो आप चाह रहे थे। पिच पे नहीं आए, हम इस जनता जो चाह रही है और जनता को जो अच्छा लग रहा है, हम वही करने के लिए। अनिल झा जी, नीति नियम सिद्धांत कुछ पार्टी के होते हैं, समाजवाद कोई चीज होती है। समाजवाद में राष्ट्रवाद नहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल है। आपने चला रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी को ये कैसे कह सकते हैं
कि वो छदम राष्ट्रवादी। जरा ज्ञानेश्वर जी को जवाब देने दीजिए। मैं क्यों बाध्य हूं आपके बातों का जवाब देने के लिए। ज्ञानेश्वर जी को बुलाया है हमने, जवाब देंगे। ज्ञानेश्वर जी, अगर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अगर तिरंगा लहरा है तो वो राष्ट्रवाद है, और अगर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता झंडा लहरा है तो राष्ट्रवाद नहीं हुआ। भाई पहले आप लोग नहीं करते थे ना, ये अच्छी बात है। बिल्कुल करते थे, दिखाते नहीं थे। पहले भी करते थे, दिखाते नहीं थे, फोटो नहीं अनिल करते थे, जरा वीडियो तो सब इनको नहीं करते थे। ज्ञानेश्वर जी को शामिल हो जाने दीजिए चर्चा में, फिर आएंगे दूसरे राउंड में आपके पास। ज्ञानेश्वर जी, कोई बात। अनिल झा जी कह रहे थे कि राष्ट्रवाद किसी एक पार्टी की दिन नहीं। मैं भी मानता हूँ इस हिंदुस्तान में रहने वाले सभी व्यक्ति को राष्ट्रवादी होना चाहिए, लेकिन छोटी सी समाजवादी पार्टी के ऊपर मैं छोटी सी एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। शफीकुर रहमान जी ने जब वंदे मातरम का विरोध किया था तब समाजवादी पार्टी का राष्ट्रवाद कहा। अरे कहाँ भाई, कहाँ लेके चले गए। बोलने दी आप लोग बोलने तो दीजिए। आपको मैंने पूरा वक्त दिया भाई। उत्तर प्रदेश की पुलिस जब आतंकवादियों को घेर के उनको पकड़ रही थी, उस समय अखिलेश यादव ने कहा कि ना मुझे सरकार पे भरोसा है, ना इस देश की पुलिस पे भरोसा है। तब इनका राष्ट्रवाद कहां था? इसलिए ये राष्ट्रवाद है नहीं इनके पास। अब जैसे बहुत सी पार्टियों में वो नकली हिंदू टाइप के लोग हैं, वैसे ये भी नकली जो है राष्ट्रवाद नया नया इनको उजागर हुआ है। इसका भी पोल जल्दी से ही खुल जाएगा। डर लगने लगा आपको, डर लगने लगा। चलिए अच्छा हुआ, शुरुआत अच्छी है। नई सरकार, शुरुआत अच्छी है। चलिए ठीक है। ज्ञानेश्वर जी ने कह दिया कि भाई, ज्ञानेश्वर जी का इशारा आप लोग समझ गए होंगे। वो करेंगे भाई जो और नकली हिंदू वाली पार्टियां हैं ये भी उसी में शामिल हो जा रहे हैं। कोई बात नहीं, अजय कुमार जी को शामिल करते हैं चर्चा में। अजय जी, आपने तो बहुत तमाम गंगा में पानी तमाम ऊंचे नीचे हुआ, बहुत सारा देखा आपने। हम लोग आधा भी नहीं देख पाए, आप बहुत कुछ देखे हैं अभी तक। ये क्या बदला हुआ स्वरूप अखिलेश यादव का और ओवरऑल देश का जो विपक्ष है, चाहे ममता हो चाहे उद्धव ठाकरे हो, ये क्या हो रहा है? ये क्या लग रहा है? भाई मुलायम सिंह कहते थे कि सीबीआई से डराती है कांग्रेस, अब तो सीबीआई से ज्यादा खतरनाक ईडी हो गई है। अजय जी, दुर्गेन्द्र जी देखिए, बहुत साफ सभी भाई ने बहुत अच्छी चीजें बताई, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं। ये अखिलेश यादव की यात्रा कोई तिरंगा यात्रा नहीं है। सुन लीजिए, आज उन्होंने क्या नारा दिया है, देश बचाओ देश बनाओ। ये नारा दे करके 9 अगस्त से प्रथम चरण की यात्रा उनकी आजमगढ़ से, देश बचाओ देश बनाओ, तिरंगा यात्रा नहीं। ठीक है, तिरंगा देख करके वो चलेंगे, लेकिन मुद्दा है राष्ट्रवाद का नहीं, मुद्दा राष्ट्र प्रेम का मुद्दा कहीं रखा, देश बचाओ और देश बनाओ। एक तो ये देखिए, अब जहां तक ईडी की बात है, मुलायम सिंह जी के हर दल में संबंध रहे, हर दल में, और यही कारण है लालू यादव सीबीआई झेल गए, मुलायम सिंह पर किसी भी सरकार, मुलायम सिंह जब तक है तब तक सब बचे हुए, मैं आज आपको बताऊं। लेकिन डर अभी से अखिलेश यादव को लगा हुआ है ईडी का। जो चीज महाराष्ट्र में हुई, जो चीज ममता के यहाँ हो गई है, अखिलेश अंदर अंदर भयभीत में इतने तो रहे हैं। क्यों? देखिए, मुलायम सिंह अपना सब बना करके रखा, अखिलेश ने बिगाड़ करके रखा। वो संपर्क नहीं जो नेताजी करते थे, विरोधी के यहाँ चले जाना, हर के यहाँ जाकर के सुख दुख में शामिल हो जाना, वो एक अलग की बात है। अखिलेश ने सीखा नहीं या नेताजी ने उन्हें सिखाया, वो एक अलग। लेकिन अब दो चीजें मैं आपसे बताऊं कि ईडी का मामला है, सीबीआई से ज्यादा ईडी हो, और ईडी चलेगी अभी 2024 तक। ये ईडी चलाते रहे, कोई ऐसा राजनेता नहीं, क्षमा करिए एक दो छोड़ करके अपवाद, जिसके यहाँ नोटबंदी के बाद से अब रुपया घर पर न रहा। नोटबंदी में तो सब जमा हो जाता था, कर दिया था, लेकिन नोटबंदी के बाद अधिकतम पैसा राजनेता, उनके चाटुकारों, उनके जो मित्र मंडली है, उनके यहाँ रखा है। और डर ब्यूरोक्रेट्स को भी है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स पे अभी वो उंगली नहीं घूम रही है जो अभी राजनेता। तो अखिलेश जो यात्रा है वो देश बनाओ देश बचाओ की है, और इन्होंने तिरंगा यात्रा अपने हिसाब से रखी है 9 तारीख को। तो ठीक है, यात्रा होने दीजिए। यात्रा के आधार पर जनमानस क्या होगा, क्या मुद्दे आएंगे, क्या उसमें महंगाई का मुद्दा? अब आपने देखा एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना और पहली ही बरसात में हो गया।
कोई बयान नहीं आया। डर है कि हम कैसे बयान दें, तो ईडी का डर है, ईडी का डर बना हुआ। और सभी भाई ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि अच्छे अच्छे लोग डरे हुए हैं, बाबा का बुलडोजर यहाँ डरा रहा है। एक तो था, आप देखिए बोमई ने क्या किया, बोमई ने विकास मॉडल उत्तर प्रदेश को किया। 2014 में मोदी का गुजरात मॉडल आया, आज लोग कह रहे हैं योगी का मॉडल, अब योगी का बुलडोजर मॉडल है, उससे भी लोग डरे हुए। लेकिन मैं ये समझता हूँ आने दीजिए 2024 तक, चुनाव में क्या क्या हथकंडे होते, क्या चीजें आती, कितनी की परतें खुलती हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। अजय जी ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से चीज़ों को रखा और बताया कि बड़ी बेबाकी साथ में अजय जी ने कहा कि भाई ईडी का डर है, क्योंकि अखिलेश यादव के संबंध मुलायम सिंह यादव जैसे नहीं है लोगों में, जो कहते रहे कि कांग्रेस सीबीआई पीछे छोड़े हुए सरकार गिराना चाहती है, हमें अंदर करना चाहती है। अंदर कभी नहीं गए, वो बहुत दूरदर्शी राजनेता थे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आलोक भदौरिया से पूछेंगे कि ये वास्तव में क्या ईडी एक राजनीतिक हथियार बन गया है, और अखिलेश यादव भी, जो उत्तर प्रदेश में विपक्ष की बड़ी चुनौती हैं, मतलब विपक्ष के सरकार के सामने बड़ी चुनौती है, भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है, क्या एक तरीके से अखिलेश यादव भी सरेंडर करते नजर आ रहे हैं? देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मेरे लड़के में हुनर और लगन की कोई कमी नहीं है, पढ़ाई में भी बहुत तेज है, बस उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। हम गरीबों के बच्चों में यही तो है कि इंग्लिश बोलने में मार खा जाते हैं, वरना किसी से कम नहीं है मेरा लड़का। पर अब देखना, दिल्ली सरकार ने ये जो 3 महीने का इंग्लिश बोलने का कोर्स शुरू किया है ना, इससे मेरा बेटा भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा और इंग्लिश बोलने वाला की बराबरी कर लेगा। मैं चाहता हूं सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहें। अब गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे। दिल्ली सरकार दिल्ली के युवाओं के लिए लाई है स्पोकन इंग्लिश कोर्स बाय दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी, जहां सिर्फ 3 महीने में आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जब खिलकर निकलेगा ये स्किल, सपनों से दूर जाएगा। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। दौर बदल जाते हैं मगर आपकी पहचान नहीं, जैसे सर्वकॉम। पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की, भारत के नंबर 1 टॉप क्वालिटी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। सर्वकॉम, रखे सब कंट्रोल में। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए।
विमल, बोलो जुबां केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चित्रकूट में बीजेपी का चिंतन शिविर 3 दिन चला और दमखम भरा गया कि 80 सीटें उत्तर प्रदेश की जीतेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत की राजनीति में और यहाँ की जो लोकसभा सीटें हैं बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। और यूँ कहें कि सरकार उत्तर प्रदेश ही बनाता है, हम नहीं, वर्षों से बात लोग कहते आए हैं और ज़्यादातर प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से ही इस देश में बने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दमखम और ताल ठोंक दी है चित्रकूट से 2024 के लिए, और विपक्ष डिफेंसिव रुख अपना रहा है। ममता बनर्जी शांत हैं, उद्धव ठाकरे और संजय राउत की दशा किसी से छिपी नहीं है। अखिलेश यादव अब बात नहीं कर रहे हैं उस तरीके से जैसे आक्रमण वो करते थे। हालांकि अभी समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे थे कि भाई राष्ट्रवाद क्या हम नहीं कर सकते, बिल्कुल करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव ने आज तक कोरोना की वैक्सीन ये कहकर नहीं लगवाई थी कि भैया ये भाजपाई वैक्सीन है, और आज तक उन्होंने लगवाई। बाद में तरह तरह सफाई देते रहे और उन्हें प्रधानमंत्री समेत सारे नेताओं ने इस पर आड़े हाथ भी लिया था। आलोक जी के पास चलेंगे। आलोक जी, बीजेपी लगातार एक व्यूह रचना कर रही है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है, कांग्रेस समेत सभी, आज शिवसेना ने भी राज्यसभा में नोटिस दिया कि भाई इस पर चर्चा कराई जाए, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। एक वक्त सीबीआई का दुरुपयोग की बात कही जाती रही, ये कहा जाता रहा कि सीबीआई तोता है। मुलायम सिंह की बात अभी हमारे सहयोगी बता ही रहे थे सभी इधर कि किस किस तरीके से वो कहा करते थे। आपको क्या परिदृश्य नजर आ रहा है? क्योंकि अनिल झा साहब चाहे जितना कहें, लेकिन मुझे अखिलेश यादव डिफेंसिव नजर आ रहे हैं। अभी हमारा नजरिया हो सकता है हमारा देखने का चश्मा हो सकता है, हम इसको स्वीकार कर रहे हैं। आलोक जी। दो चीजें हैं दुर्गन जी। एक तो ये कि अभी सब लोग अपनी राजनीति में उलझे हुए हैं और भाजपा ने अभी से 2024 की बिसात बिछानी शुरू कर दी है। समझना हमको ये पड़ेगा। अब सवाल है कि इस बिसात में है क्या। भाजपा ने अपनी रणनीति बदली। अभी तक भाजपा एक ये काम कर रही थी कि आप केवल ईडी की बात कर रहे हैं, मैं केवल ईडी की बात को थोड़ा सा एक आगे ले जाना चाहता हूँ। भाजपा की जो रणनीति है, उस जो मुझे समझ में आ रही है, जिसको मैं समझ पा रहा हूँ ठीक ठाक तरीके से, भाजपा की रणनीति है कि विपक्ष के किसी भी विपक्षी पार्टी के, गैर भाजपा दलों के नंबर 2 की पंक्ति के नेताओं को छोड़ा ना जाए। इसका उदाहरण शिवसेना में एकनाथ शिंदे, पश्चिम बंगाल में पार्थ चटर्जी भी हैवीवेट है। इसके अलावा अगर आप देखें तो राजभर को भी इन्होंने किनारे कर दिया। अब सवाल है कि अगर आप दूसरी पंक्ति के नेताओं को अगर निशाना बना लेंगे, चाहे वो ईडी के माध्यम से बनाए, चाहे वो सीबीआई के माध्यम से बनाए, मैं इसमें नहीं जाता। कुल मिलाकर ये केंद्रीय एजेंसियां हैं, इसको खामखा इसमें वो पोस्टमार्टम करने की जरूरत नहीं है कि वो सीबीआई है या ईडी है। कुल मिलाकर केंद्रीय एजेंसियां हैं और केंद्रीय एजेंसियां सरकार के निशाने पे, सरकार के इशारे पर काम करती हैं और निशाना दूसरी पंक्ति के नेताओं पे। अब सवाल है, मुद्दा क्या है? अगर वो दूसरी पंक्ति के नेताओं को निशाना बना लेते हैं, अभी देखिए शिवसेना में उन्होंने एकनाथ शिंदे को लिया, फिर उसके बाद में अब संजय राउत को लिया। संजय राउत तो अपने बड़बोलेपन की वजह से गए थे और संजय राउत को इस तरीके से देखना ठीक नहीं है, क्योंकि जब ईडी ने समन किया तो आप क्यों नहीं गए, मुद्दा ये था। आप सवाल है कि आपने उस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया, आपने उस चीजों को लाइटली लिया। आप सरकार में नहीं थे तो आपकी तो गिरफ्तारी होनी थी। जब आप ईडी के समन का जब नहीं जवाब देंगे तो ये होना ही था। लेकिन मुद्दा ये है, क्या विपक्ष शरणागत होगा? महत्वपूर्ण चीज है, नहीं होगा। मैं इसका जवाब देता हूं, इसलिए यही जो आपका जो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि लौट क्या है राष्ट्रवाद पर अखिलेश को लेते हुए। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि देश बचाओ का मुद्दा है।
ईडी तो निशाने पे आ जाएगी, और ईडी के निशाने पर अगर गैर भाजपा दलों को अगर लिया जाएगा तो आप इसको मानिए इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि भाजपा का आईटी सेल बहुत प्रमुख है, बहुत उसके पास संसाधन है, एक तो ये, तो वो उसको निशाना बनाएगा। दूसरा, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको आजकल गोरी मीडिया की संज्ञा दी जाती है, तो वो भी उसको एक हवा देगा। तो अब सवाल यह है कि विपक्ष के नेताओं को एक बात और है, भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार में अगर आपके पास नोट बरामद हो जाते हैं तो आप कैसे अपने पार्टी के नेता का बचाव कर पाएंगे? एक तो ये विपक्ष के सामने सबसे बड़ा संकट ये है। अब ये कहकर कि भाजपा में जाने पे आपको एक टेफ्लॉन कोटिंग लग जाती है, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगता है, आपके किसी केंद्रीय एजेंसी कोई छापा नहीं मारती है, ये कहकर आप अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा तो नहीं डाल सकते। अब सवाल ये कि जनता क्या करे? जनता यहाँ पर चक्रव्यूह में फंसी हुई है। जनता क्या करे? आपके यहाँ नोट बरामद हो रहे, आप ईडी के समन का जवाब नहीं दे रहे, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अब ये कहना कि वो तलवार लटकी हुई है मुलायम सिंह के वो आय से अधिक संपत्ति पे या अखिलेश के दबाव में है, मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि देश बचाओ का मुद्दा है, और भाजपा ने 2024 की तैयारी कर ली है, और 2024 की तैयारी में उसमें 2-4 राज्य जो उसके लिए बाधक बने हुए थे, महाराष्ट्र को उसने उसको निशाने पर रखा हुआ है, बंगाल जिसमें 40 से ज्यादा सीटें हैं, महाराष्ट्र जिसमें ज्यादा सीटें। अब सवाल आता है उत्तर प्रदेश का। यहाँ दुर्गन जी मैं एक चीज कहना चाहूँ, इस चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। एक समझने की जरूरत यह है कि पश्चिम बंगाल में नोटों की बरामदगी क्यों हुई? क्या भाजपा शासित तो बिहार भी था, क्या मतलब बिहार में भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल नहीं थी? अगर विपक्ष का जैसा आरोप है, मुझे नहीं मालूम, मुझे इसके किसी आंकड़े के बारे में नहीं मालूम है, मुझे इसकी किसी सच्चाई के बारे में नहीं मालूम, अगर मैं उनके आरोपों के अगर ध्यान दूं, नोटों की बरामदगी पश्चिम बंगाल से क्यों हो रही है? उसके निकटवर्ती और राज्य भी तो है, उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, वहां से नहीं आना। तो यानी बहुत कुछ सहज नहीं है। तो विपक्ष को शरणागत बनाने की तैयारी हो रही है। अब सवाल है कि विपक्ष शरणागत होता है या नहीं होता है, ये हमको केवल उत्तर भारत से नहीं समझने की जरूरत है, हमको समझने की जरूरत है दक्षिण से भी। केसीआर बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ रहे हैं, तो भाजपा की दाल नहीं गलने वाली। आगे चलिए आंध्रा, वहां भी दाल नहीं गलने वाली, जगन रेड्डी ठीक ठाक तरीके से लड़ रहे हैं। आगे चलिए तमिलनाडु, वहां भी ठीक ठाक तरीके से नहीं लड़ रही। यानी असली लड़ाई जो हो रही है वो हिंदी भाषी क्षेत्र की हो रही है, और हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए आपको विपक्ष को नेस्तनाबूद करना पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई भी दल हो। हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस साल आपके पास गुजरात है और अगले साल आपके पास 3 हिंदी बेल्ट हैं जहां पर ठीक ठाक सीट है, जिनमें से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ आती है। तो अगर विपक्ष को डिमोरलाइज अगर नहीं किया गया, विपक्ष को चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे ईडी के छापे हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, जैसे गोदी मीडिया, तीनों के निशाने लाकर अगर विपक्ष की थर्च की रात आसान होगी। हमको इसको समझना चाहिए। इसी की तोड़ के लिए अखिलेश देश बचाओ मुद्दा उठा रहे हैं, और ये वास्तव में देश बचाओ मुद्दा है, क्योंकि ये नहीं माना जा सकता। आज लोगों ने मान लिया कि सारे के सारे विपक्ष के नेता भ्रष्ट है, सब ईडी के रडार पर है, लेकिन क्या लोग ये इसको आगे 1 साल के बाद में भी मानेंगे कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी है जहां पर वो ईडी के साबुन से धुली हुई है, वहां पर कोई भी उस पर एक्शन नहीं होगा, कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होगा? इस दलील को कब तक आप बरकरार रख सकते हैं, ये बड़ा मुद्दा है। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। आलोक जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। थोड़ा विषय को आलोक जी ने थोड़ा और लंबे घेरे में ले लिया, और लेना भी जरूरी था इस वक्त। ज्ञानेश्वर जी के पास चलते हैं। ज्ञानेश्वर जी, ऐसा कौन सा साबुन आप लोगों ने बना लिया कि 3 विधायक जो अभी सिंधे के साथ में गए, अभी थोड़े दिन पहले उनको ईडी दौड़ा रही थी, पूछ रही थी, आलोक जी के मन में जो बात आई, मेरे मन में भी आई कि इतने पैसे अगर विपक्ष के लोग इकट्ठा करके रखे हैं तो ईडी आएगी।
लेकिन ऐसा तो है नहीं कि भाई बिल्कुल सारे लोग धुले हुए हैं, दूध के धुले कहा जाता है, मुहावरा है कि दूध के धुले होना, तो ऐसा तो है नहीं। और जितने लोग भाजपा में जाते हैं उनको लगता कोई एक लॉन्ड्री आप लोग लगा के रखे हैं, धुल धुला के चमाचम कर देते हैं। ज्ञानेश्वर जी, आवाज दर्शक नहीं सुन पा रहा है, अनम्यूट करिए अपने आप को। अनम्यूट है सर, बोलिए, बोला जाए। हेलो, बोला जाए ज्ञानेश्वर जी। आप सुन पा रहे हैं? हाँ बोला जाए, दर्शक सुन रहे हैं आपको। कोई डिटर्जेंट नहीं है, कोई गंगा जल नहीं। ईडी का छापा अगर किसी के ऊपर पड़ रहा है और उसके यहाँ से कैश नहीं बरामद हो रहा है, उसके यहाँ वो अवैध संपत्तियों से संलिप्त नहीं है, गलत ट्रांजैक्शन उसके यहाँ नहीं हुए हैं, तो वो तो जेल में नहीं जा रहा है। पिछले 4 सालों में 67,000 करोड़ रुपए इन कैश ईडी ने अपने गिरफ्त में लिया है। तो ये क्या ईडी उनके घर रख के आती है और फिर छापा डालती है? आप सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, दर्शक सुन रहे हैं आपको, अनिल झा भी सुन रहे हैं आपको। मैं कह रहा हूं, तो क्या ईडी के लोग उनके घर पैसा रख के आते हैं और तब छापा मारते हैं? 67,000 करोड़ पिछले 4 सालों में ऑन रिकॉर्ड ईडी ने जमा किए हैं। क्यों? इन कैश इन हैंड। उसमें अभी सोना और संपत्तियां जो अटैच हुई हैं वो सब अलग है। तो क्या ये कहा जाए कि उनके घर संपत्तियां पहुंचा के और फिर पैसा पहुंचा के और सोना पहुंचा के ईडी ने छापा मार दिया है, इसकी वजह से वो डरे हुए हैं कि भारत सरकार कुछ भी कर सकती है? पहले सीबीआई का खौफ था, क्योंकि सीबीआई से लोग डरते थे। अब ईडी से चोर जो है वो कभी ना कभी डरेगा साहब। चोर जो चोरी करेगा वो ईडी से भी डरेगा, सीबीआई से भी डरेगा, पुलिस से भी डरेगा। उसको तो डर लगना स्वाभाविक है ना। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं वो शिंदे गुट में चले गए। अब क्यों चले गए ये तो वो बताएंगे। ये तो वो भाजपा में आए होते तो मैं आपको बताता। उनको पकड़ो ना, आप सरकार में शामिल हो, उनको नहीं पकड़ोगे। और ऐसा भी नहीं कि भाजपा के सारे नेता दूध के धुले ही हैं। का काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है ना। भारतीय जनता पार्टी किसी को पकड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी किसी को छोड़ रही है। वो यही तो पेच है ज्ञानेश्वर जी, यही पेच है। जिनकी संलिप्तता होगी उनको ईडी पकड़ेगी, जिनकी संलिप्तता नहीं होगी उनको ईडी नहीं पकड़ेगी। अनिल झा, ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं कि भैया जब जो पैसा जो भ्रष्टाचार करेगा, जो घोटाला जमीन का करेगा, जो नोटों के बेड में सोएगा, तो उसी के घर से बरामद हो गए। ज्ञानेश्वर जी तो नहीं रखा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता तो नहीं रखा है, ईडी तो नहीं रखा ही, काहे डरा हुआ विपक्ष? बिल्कुल सही कह रहे हैं ज्ञानेश्वर जी। भारतीय जनता पार्टी में ज्ञानेश्वर जी को इतना मिल भी नहीं पाएगा कि ये इनके यहाँ ईडी छापा पड़ेगा। मैं ये पूछना चाहता हूं ज्ञानेश्वर जी से, और अभी थोड़ा मैं आलोक जी की बातों से पूर्णतः सहमत हूं। जितनी बातें उन्होंने कही हैं, उन्होंने लगभग सारी बातें कह दी। अजय जी कुछ बोल रहे थे, मैं उनकी बातों का 2 लाइन में जवाब दे देता हूं। अजय जी कह रहे थे कि अखिलेश जी डरे हुए हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस बह गया पहली बार, इसमें बोले नहीं। मैं अजय जी को दुरुस्त कर देता हूं, मान लें सर, हालांकि वो सदे हैं, हमसे बड़े हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस नहीं, अरे बहुत बड़े हैं अनिल झा, बहुत बड़े हैं। वो बड़े नहीं, वो मुलायम सिंह के साथ और उससे पहले भी साथ में रहे। तो अजय जी के आकलन को चुनौती मत दो, हमें लगता है। मैं सिर्फ अब मैं बोलने दीजिए। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस बह गया, अखिलेश जी बोले नहीं। आदरणीय अजय जी, जब पूर्वांचल एक्सप्रेस बहा था एक रात पहले, आप बोलने नहीं देंगे। अरे बोलने दीजिए सरकार, हम बहुत छोटे हैं, अरे ज्ञानेश्वर जी बोल रहे हैं भाई, अजय जी नहीं बोल रहे हैं बीच में। अब ज्ञानेश्वर जी भी बीच में कह रहे हैं की बात के जवाब दे रहा हूं। ज्ञानेश्वर जी अनिल झा को सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए प्लीज। जब पूर्वांचल एक्सप्रेस पहली बारिश में बहा था तब भी अखिलेश जी बोले थे, और अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेस जब बहा है पहली बारिश में तब भी अखिलेश जी बोले हैं, 10 दिन हफ्ता भर पहले। तो ऐसा नहीं है कि अखिलेश जी बोलते नहीं है। मैं आता हूं ज्ञानेश्वर जी की बात पे। ज्ञानेश्वर जी, मैं मान लिया आपकी बात कि भारतीय जनता पार्टी में सारे कार्यकर्ता, सारे नेता बिल्कुल ईमानदार हैं, बाकी पार्टियों में सब चोर हैं। क्या एक काम करिए नजर, आप इसी चैनल बैठे बैठे अपने आदरणीय मोदी जी और शाह जी से अपील कर दीजिए
या अजय जी कर दें कि जितने भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक और सांसद हैं, क्या उनके यहाँ छापा मारेंगे ईडी? दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा, हो जाएगा। चलिए वहां पे मत करिए, मैं मान लेता हूं भारतीय जनता पार्टी के सभी ईमानदार हैं, तो जितने दूसरे दल को, जितने दूसरे दल से छोड़ के विधायक मंत्री बने हैं, विधायक मंत्री बने भारतीय जनता पार्टी में, उनके घर पे ईडी भिजवा दीजिए। फिर अगर वहां से नहीं निकलेगा तो मैं मान जाऊंगा। टीवी पे आके बकट करना, टीवी पे आके ज्ञान देना बड़ा आसान है। जितने अभी आप कह रहे हैं ना शिंदे के 39 विधायक छापा मांगे, करोड़ों रुपया मिलेगा। जो भाजपा ने दिया उनको, शिंदे के 39 विधायक करोड़ों रुपया मिलेगा। अनिल जी भाई, वो शिंदे क्या क्यों छापा मारेंगे भाई? मुख्यमंत्री उन्होंने बनवाया है, क्यों मारेंगे छापा भाई? वो कह रहे हैं कि जिसके यहाँ गलत धन, काला धन, काली जमीन जिसके यहाँ है उसके यहाँ मारेंगे, शिंदे के यहाँ क्यों मारेंगे? तो ये तो दोहरा मापदंड है, इसमें बोलने का देखिए कुछ है नहीं। सारे जानकार लोग, सारे लोग बोल रहे हैं। आलोक जी ने बिल्कुल आईने की तरह साफ कर दिया, अब उसमें मुझे कुछ बोलना उचित नहीं लगता है। सरकार अगर उनको, अरे तो सरकार आप ही की है ना, बोल दीजिए एक बार चैनल पर बैठ के बोल दीजिए मोदी जी से कि जितने भी शिंदे गुट के या जो भी अन्य दलों से भाजपा में आके सरकार में मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके यहाँ एक ईडी वाले को भेज दीजिए। अरे नहीं निकलेगा तो सर्टिफाई हो जाएंगे आप। चलिए ठीक है, अब अजय जी को चर्चा में शामिल कर लेते हैं, अजय जी को चर्चा में फिर शामिल करते हैं। अजय जी, ये बात मन में आती तो है, आपके मन में भी आती, अनिल झा के मन में भी आ रही, और ज्ञानेश्वर जी के मन में भी कहीं आती होगी। मैं बिल्कुल पूरे दावे के साथ में नहीं कहता हूं कि आती ही होगी, लेकिन मेरे भी मन में तो आती है कि भाई ये जो सारे भ्रष्ट हैं, मैं मान लिया, ये तो तय है कि अगर मूल्यों की राजनीति करने वाले लोग होते तो पार्थ जैसे लोगों के घर नोटों का अंबार नहीं निकलता, ये तो तय है। और अनिल ज्ञानेश्वर जी की इस बात से भी सहमत हूं कि वो कह रहे हैं कि भाई जो भ्रष्ट है वो डरेगा, इस बात से भी सहमत हूं। अखिलेश यादव भ्रष्ट नहीं, वो नहीं डरेंगे। वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हमें याद नहीं पड़ता कभी अगस्त क्रांति के दिन उन्होंने कोई यात्रा शुरू की होगी, मुझे नहीं याद पड़ता। ये भी राष्ट्रवाद का टोन है, जैसे वो टीका त्रिपुंड लगा के आजकल खूब दिख रहे हैं, और भाजपा कह रही है कि भाई ये नकली हिंदू हैं। मैं असली नकली में नहीं पढ़ता, बहुत सम्मानित नेता हैं, लेकिन क्या वास्तव में बड़ा सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं या जो उनमें लोग शामिल हो जाते हैं दूसरे दलों के, पूरी कांग्रेस को खाली कर दिया, तो सारे ईमानदार लोग हैं क्या? और ईमानदार है तो बड़ी अच्छी बात है भाई। अजय जी। हाँ नहीं, दुर्गेंद्र जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। लखनऊ का रिवर फ्रंट जांच के आदेश हुए थे जी, लेकिन तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, नाम नहीं लूंगा, समाजवादी पार्टी से दूसरी पार्टी उन्होंने बना दी, जब वो गए योगी जी से मिले तो एक बड़ा बंगला उनको अलॉट कर दिया गया, और एक्सप्रेस वे, वो आपकी जो रिवर फ्रंट थी, उसकी जांच। एक और उदाहरण, जांच छंटे बस्ते में चली गई। अब छोड़ दीजिए, मैं आप समझ लेंगे सारे लोग। एक और बता देता हूँ, एक राज्यसभा सदस्य थे, एक पार्टी के बहुत बड़े फाइनेंसर थे, बहुत बड़े बड़े मकान भी बनाते हैं वो। अरे छोड़िए, वो सारे बिल्डर्स थे, सारी चीजें थी। और जब गंगा जी में नहा लिए तो बढ़िया अमित शाह उनके घर के चुनाव के दौरान लोगों की दावत में अमित शाह जी अभी कैंट रोड वाले उनके मकान में शामिल। तो उदाहरण है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को बड़ा बंगला मिल जाता, किसी के 100 खून माफ हो जाते, तो राजनीति है। जो जिस गंगा में डुबकी लगाएगा उसी तरह पाक साफ होगा। एक बात हमारे सपा के प्रवक्ता ने कही, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि जो धरना प्रदर्शन होना चाहिए था, चाहे बुंदेलखंड वाले पे, चाहे पूर्वांचल, अखिलेश यादव ने केवल कमरे में बैठे बैठे ट्वीट कर दिया। अब ट्वीट का जमाना नहीं है, अब सड़क का धरना प्रदर्शन का आदेश दिलवा दो आदरणीय आप योगी जी के। नहीं, मैं क्या दिला दूं? दिलवा दीजिए धरना प्रदर्शन। पहली बार प्रदर्शन नहीं कर सकते, कोटा लग जाएगा, आपके ऊपर कैसे लग जाएगा, घर में गिरा जाएगा, बाद में जाएगा आतंकवादी का। अनिल झा, अजय जी को बोलने दीजिए। अनिल झा, गलत बात है, अजय जी को अपनी बात रखने दीजिए, फिर आप कहिएगा। और बहुत वरिष्ठ पत्रकारों में ज्यादा रिएक्शन मत दिया करिए जी।
परमिशन क्या? परमिशन तो सरकार नहीं देगी जिस तरह की, आपको जोश लाना पड़ेगा। अरे भाई गांधी जी अगर परमिशन मांगते और हम परमिशन का इंतजार करते तो हम लोग अभी भी ऐसे ऐसे गुलाम होते, अंग्रेजों के बूटे खा रहे होते, अगर गांधी जी परमिशन की चिंता करते। दुर्गेश जी, केवल ट्वीट का जमाना है, ट्वीट से कोई चीज नहीं होती। बड़ा विश्वास था हम लोगों को भी था कि इस बार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा लड़ेगी, और भारतीय जनता पार्टी भी परेशान थी, ऐसा नहीं है, जहां जहां गए परेशान थी। लेकिन हुआ क्या, क्यों ये हुआ? इनके पास जो मीडिया मैनेजमेंट है, जो इनके पास पन्ना प्रमुख हैं, और जो इवेंट मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी, उसका कोई मुकाबला नहीं। मैं आज भी कहता हूं, एक चुनाव समाप्त होता है तब लोकसभा के चुनाव के लिए आज भी उनके पन्ना प्रमुख लगे हुए हैं, घर घर आते हैं, अम्मा राशन मिल रहा है तुमको? पूरी वाला नहीं मिल रहा है, तुम्हारा राशन कार्ड ना बना हो हम बनवा दें। ये है गली गली की। मैं जिस लखनऊ के पुराने क्षेत्र में रहता हूं, लोग यही कहते हैं, एक बार आया कि मुफ्त का अनाज बंद हो जाएगा, सब घबरा गए। तो इस तरह का मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में भारतीय जनता पार्टी की पे भले उसके कार्यकर्ताओं के काम हो ना हो, चित्रकूट में आप चिंतन शिविर कर लीजिए, लेकिन इनका जो इवेंट मैनेजमेंट, जो इनके मीडिया मैनेजर्स हैं, जो इनके पन्ना प्रमुख हैं, उसकी बराबरी मुझे नहीं लगता है उत्तर प्रदेश में कोई कर सकता है। अब तो उत्तर प्रदेश का मॉडल भी आ गया। ठीक है, अखिलेश जी निकले हैं, निकलेंगे एयर कंडीशन से। उनकी ही एक सहयोगी पार्टी जो थी, जो बाला हो गई, उसके नेता किस तरह से कहते थे, ठीक है, समय पर किसी को सद्बुद्धि आ जाए, समय पर कोई चीज आ जाए तो उसे समय का भूला हुआ भले ही कह सकते हैं, लेकिन आगे आने में अगर अपने जिम्मेदार करेंगे, सारी चीजें करेंगे, आएंगे तो ठीक है। उत्तर प्रदेश के लिए तो अभी मुख्य विपक्षी दल जो है वो समाजवादी पार्टी। ठीक बात है, ठीक बात है अजय जी। आलोक जी, एक फाइनल सवाल आपसे, चूंकि हमने मंथन को शुरू करते वक्त इस विषय को भी छुआ था, महंगाई पर लगातार विपक्ष चर्चा कर रहा था, मांग कर रहा था, चर्चा की चर्चा भी आज हुई, और शाम को जब वित्त मंत्री ने सदन में बयान दिया तो उसके बाद फिर हल्ला मच गया। जहां तक मैंने कुछ ही अंश सुने, उन्होंने कहा कि जो मंदी की जो आशंका है वो बिल्कुल 0% है, और इसके बाद तमाम तरीके की बातें की। इससे पहले एक टीएमसी की सांसद कच्चा बैंगन खाते हुए नजर आई, वो कह रहे गैस इतनी महंगी हो गई हम पका नहीं पा रहे हैं। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। ज्ञानेश्वर जी मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे महंगाई कहीं नहीं है, ये लोग सब ऐसे बातें करते रहते हैं। ठीक है ज्ञानेश्वर जी, आपकी भी आत्मा जानती होगी कि कितना महंगा मामला चल रहा है। आलोक जी, इस पर क्या आप कहेंगे? ये फाइनल कमेंट होगा इस मंथन कार्यक्रम का हमारे। आंदोलन क्यों नहीं कर रहा है? विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है कि विपक्ष उसको लेकर रोड पे उतर पाए। जहां साहब कह रहे थे कि हमारे ऊपर एनएचए लग जाएगा, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, ये सब बेकार की बातें हैं साहब। नहीं है क्या ज्ञानेश्वर जी? जनता का समर्थन नहीं है, किसको लेके रोड पे उतरेंगे? जब आप जनता का समर्थन, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको लेके रोड पे उतर पाए और जनता का समर्थन हासिल कर पाए। आप अगर कह रहे हैं कि जनता का समर्थन नहीं है और कोई मुद्दा नहीं है, तो जनता देख रही है, जनता ठीक बात है, ठीक बात है। अनिल झा जी, निवेदन आलोक जी को बोलने दीजिए, जो मेरा मूल प्रश्न है। आलोक जी से देख रही है आप। ज्ञानेश्वर जी प्लीज प्लीज कृपया सहयोग करें। आलोक जी देखिए, दो चीजें हैं जी। एक तो ये है कि हमको इसको दो पहलू पे मैं इसका जवाब देना चाहूंगा आपके सवाल का। पहला तो ये है कि भाजपा दो पिच पर एक साथ लड़ रही है। पहला, विपक्ष नकारा है। दूसरा, विपक्ष भ्रष्ट है। तीसरा, विपक्ष भ्रष्ट है और अपने इन दोनों बिंदुओं को स्थापित करने के लिए, लोगों के जनमानस तक अपनी ये पैठ बनाने के लिए वो तीन चीजों का इस्तेमाल कर रही है: सोशल मीडिया, गोदी मीडिया और सेंट्रल एजेंसी। सेंट्रल एजेंसी छापा मारती है और गोदी मीडिया उसको बढ़ाती बहुत सही है। और सोशल मीडिया पे आईटी सेल का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। मैंने बहुत संसाधन है उसके पास में, जिससे निपटना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात,
उसके पास में एक भाजपा केवल अकेली नहीं है, उसके आनुषंगिक संगठन भी बहुत मजबूत है, वो भी उसको पूरा सपोर्ट करते हैं इस अवधारणा को बनाने में। राजनीति अवधारणा का खेल है, नंबर 1। अब नंबर 2, अब सवाल ये है कि महंगाई, बेरोजगारी ये बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई बहुत ऊपर चल रही है, 7% से ऊपर चल रही है। खुदरा महंगाई, थोक महंगाई 15% से ऊपर चल रही है। थोक महंगाई को चलते हुए 11 महीने से ऊपर हो चुका है। अब सवाल है कि जो भी थोक महंगाई कंपनियों ने शुरुआती तौर पर अपना अपना भार वहन किया, उसके बाद में वो लोगों के ऊपर, उपभोक्ताओं के ऊपर ये भार डालेंगी। यानी इसका दूसरे शब्दों में ये मतलब है कि अब रिटेल महंगाई, खुदरा महंगाई जिसको बोलते हैं, इसके कम होने के जल्दी आसार नहीं है। नंबर 2, आपने ये कहा कि एक हमारे वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में मंदी नहीं आने वाली। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। पता नहीं वो किन आंकड़ों के आधार पर वो ये दावा या बयान जारी किया है उन्होंने, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इसकी वजह 2 प्रमुख वजह। अमेरिकन के जो फेडरल बैंक ने 2 बार इंटरेस्ट जमाया है और इंटरेस्ट बढ़ाया है, और अगस्त में वो फिर इंटरेस्ट बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार जो अर्थशास्त्रियों को मानना है, आर्थिक जानकारों को मानना है कि इस बार हो सकता है कि वो 1% तक की अपनी ब्याज दरों में वृद्धि कर दें। 1% की ब्याज दरों में वृद्धि का सीधा सीधा अर्थ ये है कि भारत के जो विदेशी मुद्रा भंडार है, जो पिछले साल अक्टूबर में $642 बिलियन का था, तो इस साल 15 जुलाई को $572 बिलियन तक नीचे गिर चुका है। वो अगर 1% फेडरल बैंक ने बढ़ा दिया तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार नीचे कम आएगा और नीचे चला जाएगा। ये फिसलन भरी राह है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जो FPI है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, अगर वो बाहर चला जाता है, अमेरिकन डॉलर हमेशा सुरक्षित निवेश चाहता है, उसको अगर वो सुरक्षित, अगर उसको पनाहगाह मिलती है तो वो अमेरिका में मिलती है। अगर उसको वहां मिलने लगी तो भारत, और केवल भारत ही नहीं, इमर्जिंग मार्केट जितने भी हैं, वो सबसे वो मुद्रा वापस अमेरिकी बाजारों में की तरफ बढ़ने लगती है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार का एक संकट हो सकता है। आज नहीं होगा, कल भी नहीं होगा, परसों में नहीं होगा, लेकिन हमको ये भी नहीं बोलना चाहिए कि हमको एक विदेशी, जो हम लोगों ने विदेशी लोन लिया है, उसका एक हमको कर्ज का भी भुगतान करना है, और जो कर्ज की राशि है $269 अरब की है। ये बहुत बड़ा राशि है। तो ये एक फिसलन भरी रहा है। तो इसलिए मैं वित्त मंत्री किस आधार पर कह रही है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। लेकिन आपका जो कहना है कि महंगाई कम हो पाएगी, महंगाई कम नहीं होगी। सरकार के लिए ये बहुत बड़ी सांसद की वजह बनेगी, ये अभी कोई आसार नहीं है। क्योंकि अगर थोक महंगाई अगर 15% से नीचे नहीं आती है, तो किसी भी स्थिति में आप खुदरा महंगाई को आप सकते हैं। ये मुद्दा, अब सवाल है कि विपक्ष बना पाता है या नहीं बना पाता है। विपक्ष को नाकारा सिद्ध करने में भाजपा के जितने भी उसके हथियार है, वो उन हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। और कुल मिलाकर अब जनता को समझना है, जनता चक्रव्यूह में फंसी हुई है। वही जैसे आपने कहा, शुरुआती जो विषय प्रवेश था, कि क्या केवल विपक्ष में ही भ्रष्ट है, बाकी जगह कोई भ्रष्ट नहीं है? क्या राजनीति बिना पैसे के होती है? ये समझना पड़ेगा कि बिना कॉर्पोरेट के चंदे के राजनीति होती है। बहुत शुक्रिया, समझ लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आलोक जी, बहुत शुक्रिया अजय जी, अनिल झा जी बहुत शुक्रिया, और ज्ञानेश्वर द्विवेदी जी बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी सभी हैदर जोड़े थे, उनका भी बहुत धन्यवाद। आलोक भदौरिया ने बहुत शानदार तरीके से समझा दिया। अभी थोड़ी देर पहले संसद में वित्त मंत्री ने कहा कि मंदी नहीं आने वाली, इसके 0% चांसेस हैं, जैसा मैंने सुना। विपक्ष ने हंगामा किया, विपक्ष के गले बात नहीं उतरी। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि क्या महंगाई को विपक्ष मुद्दा बना पाएगी? क्योंकि विपक्ष डरा हुआ है, सांसद में है। अखिलेश यादव को भी मुखर होना होगा, ये आशंका को निर्मूल करना होगा कि अखिलेश यादव भी ईडी से डर गए। राष्ट्रवाद पर आना अच्छी बात है, उन्हें शुभकामनाएं कि अगस्त क्रांति के दिन 9 अगस्त से वो देश बचाओ देश बनाओ यात्रा शुरू कर रहे हैं। लेकिन हिम्मत के साथ, जैसे क्रांतिकारियों ने लड़ाई लड़ी थी, उनको लड़ना चाहिए। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, जनता की समस्याओं के खिलाफ, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, इनके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। यही अब आज के दौर में असली मायने में यही अगस्त क्रांति है।
अब मंथन में वक्त हो चला है चलते चलते का, और चलते चलते में हम महंगाई का ही जिक्र करके एक वीडियो के साथ आपको छोड़ जाएंगे। संसद में आज जब महंगाई पर चर्चा हो रही थी मानसून सत्र में, तो तृणमूल कांग्रेस की सांसद काकोली घोष ने महंगाई के विरोध का अद्भुत तरीका अपनाया। उन्होंने सदन में भाषण के दौरान कच्चा बैंगन खाकर केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार का विरोध किया। उनका कहना था कि देश में गैस सिलेंडर के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि सब्जी पकाकर खाना मुश्किल हो गया है। वीडियो देखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। मैं कहती हूँ कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूँ क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है, तो वही कच्चा खाने का बात कर रही हूँ, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर ये चंद महीनों में चार बार एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए।